हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड में एक हाइपर वर्ड का मैंने कुछ मतलब आपको बताया था, जिसका मतलब पूरी ऑर्गेनिक में इकलौता एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड डिसलोकेट हो रहा है, दैट टू कंप्लीटली अपनी जगह छोड़ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? सिर्फ खिसकना, थोड़ा सा पार्शियल। और उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था? पाई बॉन्ड अपने आप को डिसलोकेट कर रहा है। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें दोनों का मिक्सचर है, पाई बॉन्ड भी डिसलोकेट हो रहा है और सिग्मा भी डिसलोकेट हो रहा है। इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो लास्ट क्लास में जो भी बताया था आप लोगों को इतना क्लियर ऑफ कोर्स नहीं हुआ होगा। लेट्स रीस्टार्ट। ये क्या है? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें वो कार्बन जिसके पड़ोस में अनसेचुरेशन है, ओनली वो कार्बन जिसके पड़ोस में अनसेचुरेशन है, और भी बढ़ते जाएंगे, 3 जगहों पे होता है, आज अभी शुरुआत में पहले एक ही जगह पे दिखा रही हूं। जहां पर अनसेचुरेशन है, अगर उसके जस्ट पहला पड़ोसी ऐसा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, 1 2 के 3, ये हमारी किस्मत, ये कंपाउंड की किस्मत की कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। बट अगर एक भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का नेचर होता है हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, वो क्या करता है? अपना सिग्मा बॉन्ड इसको पूरी तरह दे देता है। क्यों दिया होगा इसको? क्या पेट में दर्द हुआ? पहला पेट में दर्द, हाइड्रोजन का बेसिक नेचर, मुझे H पॉजिटिव बन के देखना है, आई वॉन्ट टू लीव माई सिग्मा बॉन्ड। तो उसने यहां पर छोड़ दिया, और यहां छोड़ने से पहले उसको पता है ये कार्बन मेरे दिए बॉन्ड को एकोमोडेट करेगा। क्यों करेगा भाई? उसकी अपनी वैलेंसी देखिए, 1 2 3 4 फुलफिल्ड है, पेट भरा हुआ है उसका। लेकिन जब ये बॉन्ड इधर आया, इस कार्बन को भी लालच हुआ कि हम एक बॉन्ड और बना देते, बट बनाते ही हमें पता है 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पेंटावेलेंट स्टेज, नो वेज। तो उस वजह से इस कार्बन को लगा अब मेरे को ये किधर भेजना पड़ेगा, पाई बॉन्ड पूरा का पूरा साथ वाले कार्बन पे। अब ध्यान दीजिए, जो कंफ्यूजन मेरे पास कल से डाउट्स आ रहे हैं, ये एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका? इस वाले कार्बन का। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका? इस वाले कार्बन का। अब अगर ये पूरा का पूरा इस पे गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहा, एक एक्स्ट्रा आ गया ना। एक बॉन्ड पूरा आने का मतलब है मेरा एक इलेक्ट्रॉन और किसी और से उधार लिया या जबरदस्ती दिया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से इसमें एक कार्बो एनायनिक लोकेशन बनी। ये 12th में मुझे चाहिए होगी लोकेशन, कि कार्बो एनायनिक बन रही है इसमें कि नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहां पर एक कार्बो एनायनिक लोकेशन बनी, न्यूक्लियोफिलिक लोकेशन बनी, जो भी कह लीजिए, बट नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये आज इत्मीनान से सेट करेंगे, पूरी क्लास इसी पे है आज। और ये हाइड्रोजन लटका रह गया, ये दौड़ के वापस जाए, क्योंकि इसको तो H+ बन के जाना था, निकलना था। लेकिन उतने में ही पीछे से आवाज आ गई, अपना सामान वापस लो, क्योंकि इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करना है। ये कार्बन ये नेगेटिव चार्ज नहीं लेना चाहता, तो जब इसको डिलोकलाइज करने की बारी आई, तो इसने वापस लौटा दिया। इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। ये हर वक्त एक दूसरे की फॉर्म में बदलते रहते हैं। तो आप बच्चों की एक क्यूरियोसिटी होती है, फिर हम ये कंपाउंड कैसे सोचें, ऐसे सोचें कि ऐसे सोचें? अगर आप एक बॉटल में ये कंपाउंड लेके आते हैं, तो आप, ना ये है ना ये है, इन दोनों के बीच का है शायद, या पता नहीं। लेकिन सही आंसर क्या होगा? इट इज दिस, बट इट कैन एग्जिस्ट एज दिस ऑल्सो। तो उसको किस तरह से मैं यूटिलाइज करूंगी, ये मेरी आज की क्लास है। इसके पता होने का मेरे को फायदा क्या है, हेल्प क्या है? तो ये मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब था। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। अब आ जाते हैं इसको ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम से समझना, जो मैंने कहा था ये एनसीईआरटी का, अगर इस पूरे चैप्टर से कोई एक चीज हम लोगों को पसंद आती है, तो वो आता है इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन का डायग्राम जो दे दिया है, वो बहुत बढ़िया काम किया है। तो अब इस डायग्राम को अगर मैं समझूं, यहां सिग्मा बॉन्ड था बच्चों। सिग्मा बॉन्ड, पहली बार सिग्मा बॉन्ड को अक्सर एस कैरेक्टर भी बोल देते हैं, राइट, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है, न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। यहां से ये इधर शिफ्ट होगा, और ये इस कार्बन के ऊपर ही आएगा, इसी कार्बन पे आएगा। तो यहां से ये शिफ्ट हुआ, तो देखिए पाई बॉन्ड बनाना पड़ा, और ये हाइड्रोजन एज पॉजिटिव लटका हुआ है अभी भी। और यहां आया, ये पूरा का पूरा बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डाल के बैठ गया। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना में आई होप ये डायग्राम आ जाएगा, नहीं भी आया तो आप बना लेंगे। टेक अवे क्या है, मैं आगे जाऊं उससे पहले इस स्लाइड से क्या चीज लेके जाऊं? एनीवन?
इससे मैं क्या चीज आगे लेके जाऊं? ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, कभी ये एच लटका रहता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। उसके अलावा ऐसी चीज जो मैंने ना लास्ट क्लास में बोली ना अभी तक बोली, कोई और चीज आप मुझे बताना चाहते हो? ये भी तो हो रहा है मैम इसमें। एनीथिंग टेक अवे जिसको कहते हैं, गीतांजलि कुछ ऐसा? पाई बॉन्ड की लोकेशन, अगर आप देखें, आप अब तक सोच रहे थे प्रॉप वन इन है ये, प्रॉप वन इन में डबल बॉन्ड किधर है? थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यानी डबल बॉन्ड कुछ टाइम इधर था, कुछ टाइम इधर था। आई एम नॉट सेइंग इट इज रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से भी एक स्टेप ऊपर है। तो ये मेरा टेक अवे होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन, और आज की क्लास बहुत टेस्टफुली स्लो इसी चीज पे चलाएंगे, आपको सारे टेक अवे रियलाइज कराने। हाइपर कॉन्जुगेशन 12th में नहीं पढ़ाया जाता, ये पूरा 11th में ही क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑल्सो। तो फॉर फर्स्ट इंस्टेंस या फॉर फर्स्ट स्लाइड, कैन आई से मेरे बच्चों को ये पता चल गया हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एक हाइड्रोजन एज पॉजिटिव लटका हुआ है, कोई चाहे तो उसको आके ले जा सकता है। और दूसरी चीज, जो भी मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेट करने वाली स्पीशीज है, उसकी शर्त क्या है? पाई बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन, तीन है तो बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ डायग्रामेटिकली डिफाइन करने को आए तो आपको मैंने बताया, अब इसको यूज करते हैं और इसकी आदत डालते हैं और इसमें थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं। एप्लीकेशन, जब तक मेरे को कोई ये नहीं बताएगा कार्बोकेटायन का फायदा, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन किधर है, फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मेरे लिए उस पहली स्लाइड का कोई मायना नहीं है। आप लोग भी जबरदस्ती प्रेशर में हाँ हाँ कर दोगे, समझ आ गया, लेकिन अभी तक आपके थोपा गया, अभी तक समझाया नहीं गया। तो आगे मैं मूव करूं उससे पहले एक बड़ी बेसिक सी नेमिंग टेक्निक है, जो आप लिखेंगे नहीं, आपको वैसे बता रही हूँ। पूरी ऑर्गेनिक में कॉमन नेमिंग में जो भी मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ना, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन, यही है मेरा रेफरेंस। तो अनसैचुरेटेड कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन, पहले पड़ोसी को हमेशा क्या कहते हैं? अल्फा। उससे अगले पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा। तो इफ आई नीड टू, अब मैं धीरे धीरे ये फर्स्ट पड़ोसी बोलना स्लो स्लो बंद करूंगी। पहले नेबर को, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पहले नेबर को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, उससे आगे जाना पड़ा तो गामा, उससे भी आगे जाना पड़ा तो डेल्टा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था तीसरे कार्बन के बाद वो वैनिश हो जाता है, तो गामा के बाद वाले कार्बन पे उसका असर ही नहीं होता। तो अल्फा बीटा गामा मतलब मेरे पड़ोसी जो बनते जाएंगे, मैं उनको कॉमनली ये बोलूंगी। एप्लीकेशन, भाई हम नहीं मानते हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी कोई चीज, क्योंकि इसका आप प्रूफ नहीं दे सकते। आप सिर्फ ये कह रहे हो, हाइपोथेसिस दे दिया जी, एक बॉटल में एल्कीन बंद था और इस एल्कीन का ये वाले हाइड्रोजन ना हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे थे। आई डोंट नो, प्लीज ब्रिंग सम प्रूफ्स कि आपका हाइपोथेसिस, आपकी थ्योरी सही है, क्योंकि आज तक किसी ने जाके बॉन्ड को देखा तो है नहीं, किसी ने जाके फोटो तो खींची नहीं, अभी बॉन्ड इधर था, अभी बॉन्ड इधर था। सारे प्रूफ वन बाय वन आपके पास अब आ रहे हैं, जिसकी मजबूरी हो जाएगी मानना। वाकई हाइपर कॉन्जुगेशन ना होता तो ये चार चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी। तो इन चार चीजों के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन लाया गया, आज तक उसका कोई और जवाब नहीं है, इसलिए मान लिया गया हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी चीज पक्का होती होगी। ठीक है, चलिए। एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। आपको एक दो लेक्चर बाद एक डीपीपी मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट डीपीपी ऑफ द चैप्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स वहां मिलेंगे, क्योंकि मैं इफेक्ट्स पढ़ा के, इफेक्ट्स पढ़ाए क्यों जा रहे हैं, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर में, क्योंकि इंटरमीडिएट तक पढ़ना है मेरे को। तो इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, और भी अच्छे एग्जाम्पल्स इसके आपको डीपीपी में मिलेंगे। ठीक है, जब आएगी वो डीपीपी, दो लेक्चर के अंदर अंदर आ जाएगी। तो पहली एप्लीकेशन, आज का काम मेनली मेरा चार एप्लीकेशन करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस बेसिस पे एक्सप्लेन की थी? अनहर, अर्पिता, क्या बेसिस ये थे? कॉपी मत पलटना। फ्राइडे को जब हमने पढ़ा था कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये कार्बोकेटाइंस है, इसमें ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। आई नो मुश्किल होता है, ऐसे कोई पूछ ले, कोशिश करो कोई टर्म निकालने की, कौन से इफेक्ट से या किस चीज से मैंने एक्सप्लेन किया था? ब्रांचिंग, वो था इंडक्टिव इफेक्ट की ब्रांचिंग डोमिनेट करती है ना। मैं पूछ रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल था या क्यों?
लोकलाइजेशन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछ लिया था, कार्बो एनायन का तो खैर पूरा वापस आएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी सिर्फ एक बात पे तय हुई थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ देयर पेन, एंड देयर पेन इज देयर चार्ज। फोन अंदर रख दो यार, फ्री रहोगे मेंटली, ठीक है। सो आपके पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या रेडिकल के उस डॉट को डीलोकलाइज कर गए तो इंटरमीडिएट थोड़ी देर तक जिंदा रहेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगा, बनना ही नहीं पसंद करेगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में एक ही मुद्दा रखना है हाइपरकॉन्जुगेशन में, एक ही मुद्दा रखना है रेजोनेंस में, एक ही मुद्दा रखना है इंडक्टिव में। जिसमें ये जितना डीलोकलाइज हो गया वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बहुत सारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कामयाब नहीं था। आपको मैंने लास्ट क्लास में कहा था इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन देना, इसलिए ला रही हूं। वो कोई वेलकम्ड चीज नहीं है, ज्यादा वेलकम चीज ये है, क्योंकि बहुत सारे इंडक्टिव इफेक्ट हम ले आए, दो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लास्ट क्लास में तो आपको मौका ही नहीं दिया, अब धीरे धीरे आप खुलोगे और देखना आप क्या क्या पूछोगे। मैं दो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ले आऊंगी तो फिर आप कहोगे मैम ये दोनों तो इक्वली स्टेबल हैं। इंडक्टिव भी कहेगा हाँ जी इक्वली स्टेबल है। इसीलिए बहुत सारे आंसर्स जो नहीं दे पा रहे थे वो हाइपर कॉन्जुगेशन से देंगे। सो नाउ इफ इन योर सब्जेक्टिव टेस्ट, स्कूल पेपर और assertion रीजन, first best reason for stability of carbocation should be always and always hyperconjugation. If I am talking about primary, secondary, tertiary, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बच्चों? प्राइमरी। पहले समझना फिर ड्रॉ करेंगे ताकि समझ आ जाए आपको, इसके बाद आपका खुलना शुरू हो जाएगा, केस समझ आना शुरू होगा। ये मैंने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया, इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन कैसे? आपने तो हाइपरकॉन्जुगेशन बोला, अनसैचुरेटेड कार्बन जो है ना उसका पड़ोस वाले कार्बन से हाइपरकॉन्जुगेशन इंस्टिगेट होता है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो पड़ोस वाला कार्बन अनसैचुरेटेड है उसी की वजह से हाइपरकॉन्जुगेशन इंस्टिगेट हुआ। बट if we see, it is delocalization of sigma bond which is attached to an atom with unsaturated system or MTP orbital. अनसैचुरेटेड सिस्टम तो लास्ट क्लास से ही लेके चल रही हूं मैं। अनसैचुरेटेड सिस्टम भी जगह देता है, आ जाओ मेरा पाई को मैं कहीं और धक्का दे दूंगा। और जिसके पास खाली पी ऑर्बिटल है वो तो वैसे मांग रहा है कि मेरा पी ऑर्बिटल खाली है, मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, कम एंड डू द फेवर। आप मुझे बताइए कार्बोकेटाइन में एक एमटीपी ऑर्बिटल होता है, लास्ट क्लास में बता के आई हूं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और उस वक्त भी मैंने कहा था जब आप डायग्राम बना रहे थे, बहुत अच्छा हो अगर आप एक एमटीपी ऑर्बिटल बना लें। आपको पता होना चाहिए कि एक पी ऑर्बिटल इसके पास खाली है। किसी को यहां दिक्कत? क्योंकि तीन चार चेहरे अभी भी ऐसे दिख रहे हैं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनका बैकलॉग बहुत है स्कूल एग्जाम्स और उसके छुट्टियों के चक्कर में या किसी चक्कर में, या पढ़ ही नहीं रहे हैं जीओसी को। तो अगर किसी को भी लगता है यहां भी प्रॉब्लम है, प्लीज कन्वे कीजिए मुझको, क्योंकि अब जीओसी पूरी डेप्थ वाला शुरू हो चुका है। तो अगर कार्बोकेटाइन के इस कार्बन पर ऑफ कोर्स एमटीपी ऑर्बिटल है तो उसकी क्या लालच होगा, उसकी क्या इच्छा होगी? वो आसपास मैसेज भेजना शुरू करता है। ये इसने आसपास मैसेज भेजा, कहीं से कुछ मिल सकता है क्या? आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई ऑक्टेट, आई वॉन्ट टू डीलोकलाइज माई पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर मैसेज जाए उससे पहले तो घर में जाएगा। इसकी इस जरूरत को देख के पड़ोस वाला कार्बन, नाउ कैन आई से पड़ोस वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लगे हुए तीनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। पूरी इसकी जो डीपीपी मिलेगी उसमें अल्फा 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 वर्ड बहुत बार दिखने वाला है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? तीन। तीनों के तीनों हाइड्रोजन कूद पड़ेंगे, लो जी मैं हूं। आपको जरूरत है, स्टेबिलिटी तो सारे घर की है, पकड़ो। तो उसको देख के क्या किया? उसको देख के इस वाले सिग्मा बॉन्ड ने अपने आप को इधर सेक्रीफाइस कर दिया और हाइड्रोजन ने अपने पे क्या चार्ज ले लिया? आप ज्योमेट्री का चेंज देखो, यहां मैंने टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश करी है और यहां आते ही मैं कैसे प्लेनर बना देती होती हूँ। ठीक है, ये कोई वैसे प्लेनर नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको ये इजीली लोकेट हो जाए। तो एक क्यों? दूसरा हाइड्रोजन कहेगा हाँ, उसकी एक और हाइपरकॉन्जुगेटेड फॉर्म बनेगी। तीसरा हाइड्रोजन कहेगा यस, उसकी एक और बनेगी। तीन तीन आ गए पूरा पॉजिटिव चार्ज लेने। आप सोचो लास्ट क्लास में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा था? पार्शियल, जरा सा। और यहां पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन को तीन फॉर्म्स ऐसी मिल गई जिसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं।
तो आप सोचिए, अगर आपको प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, आप इंडक्टिव इफेक्ट क्यों उठाओगे? पार्शियल, वो पार्शियल कुछ नहीं कर रहा, पार्शियल मतलब वेरी स्मॉल। और यहां इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन्स की वजह से 3 ऐसी फॉर्म मिल गई, कुल मिला के 3 ऐसी फॉर्म मिल गई, जो तीनों की तीनों फॉर्म इसको कहती हैं यू रिलैक्स, विल कैरी योर पॉजिटिव चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन की लिमिट और लेवल यहां देखिए। तो जब भी कोई कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव लाएगा, उसको यही पूछा जाएगा। इसका मतलब तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन का कंट्रीब्यूशन ये है और इंडक्टिव का कंट्रीब्यूशन ये है। आई एम नॉट सेइंग इंडक्टिव का है नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन के आगे कि उसकी वजह से कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा हो। उससे पहले काम हो चुका है। अब इतने हिस्से को पहले नोट करिए, फिर मैं देखूं कि मैं आगे कुछ और आपको बता पाऊं। ये मैंने प्राइमरी कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन बनाया और आ गया सबके पास। अब सेकेंडरी में कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स चेक। आपकी कॉपी में अगर 6 अल्फा नहीं लोकेट हुए तो मेरे इस तरह से पढ़ाने का फायदा नहीं। संडे को क्यों ही बुलाया फिर मैंने, सो रहे होते सब धूप सेक के। 1 2 3 4 5 6। आप ये देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है। और अगर आप एम्प्टी ऑर्बिटल बनाने की आदत डाल लें, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा इसमें। तो एम्प्टी ऑर्बिटल डालते ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा। या सामने वाला अगर आपसे पूछता है, आपके पास वजह होगी कि क्यों आ रहा है ये इधर, क्योंकि ये मांग रहा है, ये मैसेज दे रहा है, मेरा चार्ज डिलोकलाइज कर दो प्लीज। तो 6 हाइड्रोजन मैदान में कूद गए हम हैं। और कितनी फॉर्म्स बनी? 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स। बहुत अच्छे से कॉपीज में बनाइए। और उसके बाद टर्शरी, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछो प्लीज। तो मैंने आपको प्राइमरी ऊपर दिया जिसमें 3 अल्फा एच थे, फिर मैंने आपको सेकेंडरी दिया जिसमें 6 अल्फा एच थे, और फिर मैंने आपको टर्शरी दिया जिसमें कितने अल्फा एच थे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन अगर थे मेरे पास तो वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? आ जाए सबके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन और उसके 9 अल्फा लिखा हुआ, तो मैं इसके लिए एक लाइन लिखवाती हूं बस। तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, फिर लिखेंगे भी, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, हाँ या ना? जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबल। तो अंशिका मुझे बताना, टर्शरी कार्बोकेटाइन में दिख रहा है आपको कितने कार्बन्स पर पॉजिटिव चार्ज घूम के आ रहा है? कार्बन्स पर, अकेले पे ही है। कार्बन पे तो पॉजिटिव जा ही नहीं रहा। ये आते हैं क्वेश्चन, यहां से यही आते हैं। जिसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा ना, वो शायद कुछ भी लिख दे, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया, आप हेजिटेट करोगे, यार कार्बन पे तो जा ही नहीं रहा। नाउ कितने हाइड्रोजन्स पे शायला पॉजिटिव चार्ज जा रहा है? एक नहीं है, ये 9 अलग है। अगर मैं, हाँ, तो इफ इट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस 9 के 9 बारी बारी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अगेन अ क्वेश्चन, positive charge in tertiary carbocation given here is delocalized to dash atoms. कितने atoms? बानी, positive charge in this tertiary carbocation is delocalized to dash atoms. Integer type 9 क्यों? 10वां खुद कार्बन भी तो है। ये एक बड़ी बेसिक मिस्टेक जेई में कर चुके हैं बच्चे। उस साल बड़ा हमने वो किया था, मतलब बताओ ये भी वो गलती करवा सकते हैं। जस्ट वर्ड प्ले टाइप है। आप में सबको पता है 9 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जर, सबको पता है। ये बच्चे तड़ाक से 9 दे देंगे। आते हुए क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करते हैं हम, लेकिन वो वर्ड्स में घुसिए, हाउ मेनी एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज इन टोटल। इन टोटल लिख दिया तो फिर बता दिया बेटा कार्बन भी प्लस कर लेना, नहीं बोलेंगे इन टोटल। पॉजिटिव चार्ज टर्शरी कार्बोकेटाइन में कितने एटम्स पर डीलोकलाइज होता है? 10। 9 तो अल्फा हाइड्रोजन और एक बीच वाला कार्बन, तो कुल मिला के मेरे को 10 पे मिला। तो अब यहां पर टू क्लोज दिस, ये सबके पास होना चाहिए। आपके आंसर में ये शुरुआत नहीं होगी जब आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
आपके आंसर में केमिस्ट्री पहले दिखनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज बाद में दिखनी चाहिए। ऑलवेज दिस इज बेस्ट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले सामने वाले को केमिस्ट्री दिखा दो, उसको लैंग्वेज में आपकी गलतियां ढूंढने का मौका मत दो। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स जितने अल्फा होंगे उतनी ही अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होंगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और यहां एक और बात लिख सकते हो, उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन किसका? पॉजिटिव चार्ज का। कल को नेगेटिव का ना कोई आपको कह दे और आप हां कर दो। पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम। अब मैं आपको, मुझे पता है किसी भी आने वाली क्लास में कोई भी कार्बोकेटाइन दे दूंगी, आप मेरे को ये तो बता दोगे डीलोकलाइजेशन किस में ज्यादा है। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन जो मैंने लास्ट क्लास में करा के भेजा था, अब उसकी डेफिनेशन क्लोज में कर पा रही हूं। चेक अगेन डेफिनेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? सिग्मा बॉन्ड का टोटल डीलोकलाइजेशन। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? एक ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जो या तो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा है या किसी एमटीपी ऑर्बिटल वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। आंख बंद करके वहां हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे। चेक। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? सोच समझ के। अल्फा हाइड्रोजन गिने बिना कोई नहीं देगा। दक्ष, तीनों में पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनवाओ। कनुष आप साथ कोशिश करो। तीनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे एमटीपी ऑर्बिटल है, उसके पड़ोसी कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उस पर लगे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। चेक। दक्ष, किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? मेरे को अल्फा हाइड्रोजन दे दो, स्टेबिलिटी फिर मैं दे दूंगी। यस, फर्स्ट में कितने देखा जाए तो तीनों प्राइमरी दिए हैं मैंने। यहां इंडक्टिव इफेक्ट शायद मेरा उतना बढ़िया मेरे को क्लैरिटी ना दे पाता, ऑल दो दे देता। हमें पता है ब्रांचिंग की ज्यादा होती है इंडक्टिव, बट इंडक्टिव 0.1 है और हाइपर कॉन्जुगेशन 100 है, तो 100 के आगे 0.1 को गलती से भी मत लाना, गलती हो जाएगी। सो तीनों प्राइमरी दे दिए, तो मैं क्या करूं? मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूंगी। तो लेट मी राइट अल्फा हाइड्रोजन। द मोमेंट यू राइट अल्फा, you have the answer. How many alpha H? 3 alpha H. How many hyperconjugated form? 3. Right? Here how many alpha? Alpha यही है, ये तो बीटा है। बीटा वाले का H इसको नहीं भेज पाएगा मैसेज, बस इसी पे आया है। दोनों हाइड्रोजन शुरू हो जाएंगे एक एक करके। तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तीनों प्राइमरी होते हुए भी मेरी क्लास को ये बताना आना चाहिए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अपनी अपनी कॉपी में अब कर लो स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां चल रहा है प्रैक्टिस किसकी? स्टेबिलिटी ऑर्डर की। किसी ने मेरे से लास्ट क्लास के एंड में पूछा था ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, किधर लगना है? These electronic effects are interactions which are responsible for stability of intermediates, which are responsible for making an intermediate. एक intermediate बनने के पीछे इनका हाथ होता है, वरना बने ही ना वो। तो यहां पर लिख लीजिए किस बात की प्रैक्टिस चल रही है? स्टेबिलिटी ऑर्डर की। और बिना नोट किए, बिना पेन उठाए, मेरे को बिना पेन उठाए नीचे वाला चाहिए। वो मेरे लिए होगा कि आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन, अब जरा ऑब्जेक्टिव का अच्छा डिटेल पकड़ो। यहां तक बेसिक तैयार हो गया। यस, आपने हाथ उठाया। नहीं, वो बोले बी सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि ये टर्शरी है। अल्फा एच गिने है ना, गलती से भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी करके मत दे देना। अब मैं वो बिसात बिछा रही हूं जिसमें तुम्हें फंसाऊं। अल्फा एच गिनिए और मुझे बताइए इन तीनों में किस पे कितने? पहले वाले पे ए पे कितने हैं? 1 अल्फा एच है। चेक। क्योंकि ये कार्बन है, पहले तो मेरे को अल्फा कार्बन लोकेट करना आना चाहिए। पड़ोसी कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे 3 लाइनें तो बनी हुई हैं, इस पे सिर्फ एक एच है। इस पे कितने? 7। कहीं से आया 7, मैंने पकड़ लिया। कार्बन पहले लोकेट करो, पड़ोसी कार्बन एक ही थोड़े है यहां पे, 3 पड़ोसी हैं। नहीं है शानवी, 3। ये है ना मेरा रेफरेंस, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, पहला पड़ोसी तीनों डायरेक्शन में। तो इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। और ये जो टॉप पे पहुंचा है तो CH3 होगा। इस पे तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इस पे यहां पर 1 अल्फा एच था, यहां 7 अल्फा एच थे। लिखने की जल्दी मत करना, मेरे साथ गिन लेना, क्योंकि ये जड़ तैयार हो रही है मेरे लिए। राइट, यहां सिर्फ एक अल्फा एच,
यहां 7 अल्फा H, 3, एक पहले तो अल्फा कार्बन ये और अल्फा कार्बन ये, पहले पड़ोसी ढूंढने सीखिए, ठीक है। इस पर कितना, एक ही H। आर्यन 2 कैसे आया था, क्या गलती हुई थी, कार्बन गिन रहे थे, मैं पूछ रही हूं हाइड्रोजन। 2 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं लिखूं यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी मच ऑब्वियस, ठीक है। अब उसमें इससे भी आंसर बनता था कि प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी दिए, आप इससे दे दो, नहीं, इससे वो वाले केसेस में फंसोगे जहां मैंने दोनों सेकेंडरी दे दिए या तीनों टर्शरी दे दिए, वहां अल्फा एच ही ढूंढने पड़ेंगे। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर खुद लगाइए, क्योंकि आपको पता है जिसपे जितने ज्यादा अल्फा एच वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो कल कोई मर्जी आपको कार्बोकेटायंस का कॉम्बिनेशन ला के दे दूं, कर लेंगे, साइक्लिक भी कर लेंगे, ओपन चेन भी कर लेंगे, ब्रांच्ड वाले भी कर लेंगे, ये मैं मान के चल रही हूं। चलिए सेकंड एप्लीकेशन, जो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, शुरुआत करी थी इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स मेरे को क्यों लाने पड़े, मैं एप्लीकेशन नहीं बता सकती थी इफेक्ट्स की। तो पहली एप्लीकेशन मैंने 4 करनी है आज मेरे को। पहली एप्लीकेशन मैंने कर ली क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब मैं दूसरी एप्लीकेशन कर रही हूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसके भी तड़ातड़ आंसर आने आपसे। अब पहले सुन लीजिए यहां क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या थी, फिर से सुनिए। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन थी ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा है या ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके पास खाली पी ऑर्बिटल है, वहां ये इफेक्ट स्विच ऑन हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल में क्यों, ये भी भरा हुआ तो नहीं है। आपको लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये एक ही डॉट है, ये कोई बॉन्डिंग तो नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ना ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ये ज्योमेट्री में रोल प्ले करेगा, और ये अपना 6 की जगह बस 7 इलेक्ट्रॉन रखे बैठा है। तो डेस्परेट तो है, मांग तो रहा है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। फिर जब इसको भी खाली पी ऑर्बिटल की तरह समझू, पार्शली वेकेंट, ये फिर मैसेज कन्वे करेगा आसपास कोई दे दो, फिर वही हाइड्रोजन अल्फा वाले शुरू आएंगे और देखिए क्या करेंगे। तो अब ये 2 मोर क्या लिखा है मैंने, मैं आपके पास 2 रेडिकल दिखा रही हूं, एक है प्राइमरी। किसी को ये लगे कि मेरे को ये भी नहीं पता चल पा रहा है प्राइमरी कैसे, तो बता दीजिए, जितनी देर में बाकी लोग नोट कर रहे हैं मैं उतनी देर में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। जिन्होंने भी स्कूल एग्जाम्स की वजह से काफी आउट ऑफ टच रखा है अपने आप को, वो टॉर्चर्ड ना महसूस करें, बस बताएं। टुडे आई एम ऑलरेडी टेकिंग एक्स्ट्रा, तो आई कैन टेक दिस एडवांटेज कि मैं बता सकती हूँ। सो प्राइमरी का मतलब होता है वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ी हो। बात किसके बारे में हो रही है, रेडिकल। रेडिकल इज माय रेफरेंस, उसके पड़ोस में सिर्फ एक ही कार्बन है तो मैं बोलूंगी दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसके पड़ोस में अगर 2 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसके पड़ोस में अगर 3 कार्बन है या इससे जुड़े हुए डायरेक्टली 3 कार्बन है तो क्या बोलूंगी, टर्शरी फ्री रेडिकल। If somebody asks you, explain stability of primary, secondary and tertiary free radical, ये बना के देना पड़ेगा। इसके बिना आप पैराग्राफ पन्ना छाप दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स मैक्सिमम किस में मिली हैं, टर्शरी में। तो क्या मैं कह सकती हूँ टर्शरी में ये डॉट डॉट देखिए, आप बताइए टर्शरी फ्री रेडिकल में ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी एटम्स इट इज ट्रेवलिंग, कितने एटम्स को ये ट्रेवल कर रहा है इशाना। ये डॉट टर्शरी का फ्री रेडिकल वाला ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कितने एटम्स पे ट्रेवल कर रहा है, इशाना दे जवाब तब। 10, 9 तो ये अल्फा हाइड्रोजन और 10वां खुद जिस पे था कार्बन। हाँ जी, एनीथिंग, वो ऑलरेडी उस पे है, कुल मिला के तुम यहां लिखते हो 9 फॉर्म्स। कैन आई से ये 10वीं फॉर्म है ही नहीं, है तो सही। तो इन 9 फॉर्म्स में डॉट कहीं और था और 10वां ये था। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हमेशा ये होगा, ये रेडिकल कितने एटम्स पे एट द एंड ट्रेवल किया, एक तो खुद पे था ही, बाकी फिर 9 और पे गया। तो कि जब ये 10 एटम्स पे ट्रेवल कर रहा है, किसी को यहां कंफ्यूजन हुई, आपको 9 बोलना चाहिए, आप 10 क्यों बोल रहे हैं, राइट। मेरा क्वेश्चन है
चेक। यहां पर 9 अल्फा एच है, इसमें तो अविनाश कोई डाउट नहीं है आपको। कोई मेरे से अब पूछता है इस रेडिकल का इफेक्ट ओवरऑल क्या रहा आफ्टर डीलोकलाइजेशन। अगर कुल मिला के 10 एटम्स में है तो एक रेडिकल 10 एटम्स में है, पर एटम उसको 1/10 हिस्सा मिलेगा इक्वल डीलोकलाइजेशन होने का। तो मेरे को यहां ये पता होना चाहिए कि 10 एटम्स पे गया है तो 10 ने 1/10 उसको शेयर किया है। क्लियर है अविनाश? यस मैम। सो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। वाई टर्शरी? इसके नीचे आपको खुद को अपने लिए पता होना चाहिए, यहां पर मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन था रेडिकल का, यहां पर मिनिमम डीलोकलाइजेशन था ड्यू टू काउंट ऑफ अल्फा एच। तो मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन इन टर्शरी रेडिकल, देयरफॉर इट इज मोस्ट स्टेबल। क्लोजिंग लाइन ये होनी चाहिए। तो दूसरा एप्लीकेशन भी आ गया सबके पास। अब नेक्स्ट उससे थोड़ा करो शुरुआत। अर्पिता, चेतन, सौरेश, अक्षिता, चेक। सबसे ज्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज्यादा अल्फा एच या सबसे कम स्टेबल? सबसे कम अल्फा एच। कोई एक पकड़ के अगर दिखा सको, जिनके नाम लिए उनमें से कोई। ई सबसे ज्यादा, ओके। क्यों? ई में कितने अल्फा एच हैं? 9, ओके। प्रणव, सी में कितने हैं? प्रणव, कितने लोग हैं भाई? प्रणव, सी में कितने हैं? 8। 3 3 6 और 2 8, क्योंकि दोनों टर्शरी दिखे तो मुझे लगा एक साथ पकड़ लूं। 8 अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछ रही अब मैं, ऑब्वियसली आप लगा लोगे। जिसने अल्फा एच बता दिया उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। इसमें कितने अल्फा एच हैं? 5, क्योंकि अल्फा कार्बन दोनों साइड एक एक गिन लिया मैंने, और उन पे हाइड्रोजन गिने तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी टर्शरी था, ये कैसे भूल गई मैं। इस पे कितने अल्फा एच? 6 अल्फा एच। इस पे कितने अल्फा एच? तो तुम्हारी आवाज काफी लाउड आई थी और गलत आई थी, बट ठीक है। हाउ मेनी अल्फा एच? अगर आपने अल्फा एच ढूंढ लिए तो आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढ लिया। कर लेंगे ये चीज। लीस्ट स्टेबल कौन सा रेडिकल होगा? 3 वाला, फर्स्ट। तो अब ये चीज भूलेंगे तो नहीं आप लोग। तो ये पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है कि आपने सिर्फ अल्फा एच ढूंढने और तड़ातड़ उसके जवाब आ जाने। तो एक ये इनफ था। मैं उम्मीद करती हूँ स्कूल में अगर आते हैं तो इस तरह के आते हैं, या ऑब्जेक्टिव में 4-5 स्टेटमेंट्स में इस तरह के जरूर आते हैं जो आपको डीपीपी में दिख जाएगा। हो गया नोट सबके पास? तभी हटाऊं क्योंकि ये बहुत बेसिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं जो सबके पास होने चाहिए। अल्फा एच खुद लिखने लायक हो आप घर जाके भी, और कौन सा मोस्ट स्टेबल एबीसीडी ई में, वो भी आप बना सकते हैं। अब इस लायक आप हो गए हैं। मोस्ट पॉपुलर एट एवरी प्लेस एट एवरी लेवल। अब आप सुनिएगा इसको। अगले चैप्टर में कौन सा एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, ये डिसाइड करेगा। तो क्योंकि अगला चैप्टर इज अबाउट प्रोडक्ट, तो यहां पे मेरे को लाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोड़ दो पेन। मतलब आज की क्लास के लिए अगर मैं कहूँ माई मनी इज ऑन दिस, और मुझे पता है ये भी आप बहुत जल्दी बता देंगे, बट मेरे को बुकिश लैंग्वेज भी आप तक पहुंचानी है, क्योंकि अभी तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं आंसर आ जाएगा आपसे। अब एक बहुत बड़ा पार्ट एक्सपेक्टेड होगा आज के बाद से पूरे 1.5-2 साल में। कहीं पर भी 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा एल्कीन बन रहे हैं, आप खुद पिक कर पाओ कौन सा मेजर बनेगा। ऐसे रिएक्शंस अगले ही चैप्टर में बहुत मिलने वाले हैं। इसमें 4 एल्कीन बनने हैं, बट मुझे मेजर वाला चाहिए। मेजर कौन सा बनता है? तादाद किसकी ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी मुझे कैसे पता? 4 बॉटल अलग अलग पड़ी हैं, चारों में एल्कीन दे रखा है और मुझसे पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हाइपर कॉन्जुगेशन को लाने का। हाउ डू आई नो अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? जब एक्चुअल में देखा गया वेरियस कॉम्बिनेशंस में जो एल्कीन नेचर में स्टेबल निकले वो सारे इस वजह से ही सूट किए। तो हमने मान लिया ये होगा, ये होता होगा, क्योंकि इसी से सिर्फ आंसर आ रहे हैं। दुनिया के हजारों, आप जानते हैं ऑर्गेनिक इज मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। आपको एक देखा जाए तो एक होमोलोगस सीरीज ही तो बनानी है। इथीन से लेके आप हजारों कार्बन तक ईन बना सकते हो। जितने भी एल्कीन आपको मिले उनकी कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी 100% विदाउट एन एक्सेप्शन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर पाया। आज तक इसको काटने वाला कोई नहीं आया, इसलिए चल रहा है।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता है, शुरुआत में मैंने आप देखो एल्कीन का एग्जांपल लिया है फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाई? बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन की, अब तक आपको इतना कुछ मिला नहीं। सो आपको क्योंकि पहले ही ये बता दिया, ये आपको थोड़ा आसान लगना चाहिए, मैंने आपको प्रॉप 1 दिया। अब वो मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल गया इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स हैं। लेकिन इसमें कौन सा कोई चार्ज है जो मैं डीलोकलाइजेशन देखती फिरूं? अच्छा खासा एक स्टेबल न्यूट्रल कंपाउंड है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? एनीवन? नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल है नेचर में, 78% पड़ी है। क्यों? क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं कर पाए। ऐसी क्या कमी आ गई हमारे पास, हम क्यों नहीं रिएक्ट करवा पाए? कुछ फुली फिल्ड तो बहुतों के हैं बेटा, वो सब रिएक्ट ही कर रहा है। पेट्रोल भाई क्या रिएक्ट करता है? ऑर्बिटल उसके भी फुलफिल्ड है। बट रिएक्टिविटी का मतलब और स्टेबिलिटी का मतलब बेसिक्स आपको पता है। अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाई। अब क्यों जरूरत नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो, आ रहे हैं अरे जरूरत हो, इनको लालच आ जाता है ना, बॉन्ड बन जाए एक एक्स्ट्रा। ठीक है, और ऐसे बहुत है। PCl3 को क्या जरूरत थी जो PCl5 बना के खड़ा हो गया, ऑक्टेट पूरा था उसका। तो जरूरत डिसाइड करने वाले लुइस को तो हम काफी पहले पीछे छोड़ आए हैं कि सर कोई जरूरत नहीं होती है, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनते हैं। हर कोई स्टेबिलिटी के लालच में जा रहा है। सो यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब है ये अपने पाई बॉन्ड को छुपा पाया। क्योंकि ये हर केस में आंसर अलग होगा। मैंने आपको जस्ट एक तरह से फंसाया, या आप कुछ भी बोलो उसका काउंटर में दे दूंगी, देर इज नो एंड टू इट। लेकिन अगर मेरे से कोई कहे कौन सा एल्कीन स्टेबल है, आप जानते हो पाई बॉन्ड इज मोस्ट वीक बॉन्ड, लेबाइल बॉन्ड। 2-3 दिन से ये लैंग्वेज बोल रही हूं। पाई बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड है। अगर ये रिएक्ट करेगा ना, इस पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको छुपा लूं, फैला दूं, तो रिएजेंट आया दौड़ा दौड़ा एक इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने के लिए। क्यों इलेक्ट्रोफाइल दिया मैंने टेस्ट ट्यूब में? मुझे पता है ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एल्कीन आप बता रहे हो, एल्कीन में 4 इलेक्ट्रॉन का अड्डा है। मेरे को उसके पास किसी को भेजना है तो मैं क्या डालूंगी? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल डालूंगी, वो दौड़ के इसके पास आएगा। जैसे इसके पास आएगा ये अपने पाई बॉन्ड को घुमा देगा, इसको मिलेगा ही नहीं। जब पाई बॉन्ड इसको, और ये सच में हाइड एंड सीक ही चलता है पूरी ऑर्गेनिक में। बेंजीन क्यों स्टेबल है? तीनों घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बेचारा यही तंग है, मैं अटैक किस पे करूं? दैट इज व्हाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। वो तो इतना कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, आज तक मैं बेंजीन के डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए परेशान हूं। कैसे तोड़ूं? ये रुके तो एक जगह, ये रुक नहीं रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अभी इधर पहुंचता है तो डबल बॉन्ड इधर, इलेक्ट्रोफाइल फिर इधर पहुंचेगा तो डबल बॉन्ड इधर। तो ये काफी देर तक इलेक्ट्रोफाइल को घुमा सकेगा। तो मुझे और तामझाम लाने पड़ेंगे कि बेटा रुको, तुम्हारे को रिएक्ट तो मैंने कराना है। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा, देखिए ड्रास्टिक कंडीशंस कहते हैं ये एक्स्ट्रा तामझाम। ड्रास्टिक कंडीशन में मैं दिन की रात बना सकती हूँ, अंधेरा कर दूं जी, पूरा लाइट प्रूफिंग कर दूं, और रात को दिन बना सकते हैं। आप लोगों के 2 साल की केमिस्ट्री में आप ड्रास्टिक नहीं पढ़ने वाले, आप वो पढ़ने वाले जो हो सकता है अपने आप, जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड घूमने का चांस है, यस। अगर इस डबल बॉन्ड के पास, जस्ट इस डबल बॉन्ड के पड़ोस में आपने एक भी कार्बन डाल दिया, और वो कार्बन अल्फा होगा। अब तो समझ गए अल्फा क्या है। और उस पे 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। वो तीनों कहेंगे इसके डबल बॉन्ड को, अब चेक करना मैंने क्या किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन किया है। कैसे? ये आया इधर, अच्छा मैंने नीचे वाले एच को लिया आपके, कोई बात नहीं। ये आया इधर, और ये डबल बॉन्ड थोड़ी देर को किधर चला गया? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और डबल बॉन्ड घूम के इधर आ गया। इलेक्ट्रोफाइल जब आया था सोच के आया था कि डबल बॉन्ड मेरे को यहां मिलेगा, और इतने में इसने अपने डबल बॉन्ड को किधर डीलोकलाइज कर दिया? दूसरी साइड। ये भी तो डीलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज का नहीं, तो पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड जो एल्कीन ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइज कर पाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल से छुप पाएगा, उसका वीक बॉन्ड उसको मिलेगा नहीं, वो रिएक्ट करेगा नहीं, मस्त मजे से स्टेबल रहेगा। आप हाथ नहीं लगा सकते उस एल्कीन को कुछ देर तक, थोड़ी देर तक वो रोक लेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज अगेन डिस्क्राइब्ड बाय डीलोकलाइजेशन। तो आप देखेंगे ये वर्ड बहुत अब बहुत पॉपुलर होने वाला है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट डीलोकलाइजेशन। ये एक एल्कीन मैंने आपको दिया, बताएं कितने अल्फा एच? इसमें कितने अल्फा एच लिख रखा है मैंने, बट चेक कर लो भाई, मेरे से गलती हो सकती है। कितने? 6। मैंने 6 लिखा है, जरूरी नहीं 6 हो। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल देन प्रॉप 1 इन, एक्सप्लेन। तो पहले तो आप क्या बनाओगे? दोनों के दोनों इन बनाओगे।
उसमें इंडिकेट करोगे यहां पर अल्फा अल्फा लिख के, इट कंसिस्ट ऑफ 6 अल्फा एच। इसमें लिखोगे इंडिकेट करके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फा एच। दोनों की एक हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनाओगे एक एक, और नीचे लिख दोगे 2 मोर और 5 मोर। सिंस more alpha hydrogens are available in but2ene, therefore delocalization of what? Pi bond is more here. That is why difficult to react. Therefore this alkene is more stable as compared to this. इतना संभालिए कॉपी में अपनी लैंग्वेज में, और किसी को डाउट है तो आई एम वेटिंग, तभी मैं आगे अच्छे एग्जांपल्स ला पाऊंगी। लाइन लिखने से पहले समझनी पड़ेगी, सो डोंट राइट। तीसरा एग्जांपल आपके पास होना चाहिए, ये वाला ऑलवेज एक स्टैंडर्ड तरीका है, और इसमें सारे के सारे ये हाइड्रोजन अल्फा हैं। अब मैं अगली स्लाइड्स पे आपको कंफ्यूज करूंगी और आपसे गलत आंसर एक्सपेक्ट करूंगी। प्रूव मी रॉन्ग, कि अब हम गलत नहीं कर सकते, आप मेरे को गलत प्रूव करेंगे। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन मेकिंग इट मोर स्टेबल अबाउट 3 इन अबाउट 3, कैन वी से दैट? चलिए ये लिख लीजिए, इसका आगे कुछ मत लिखना, इतना होमवर्क बनता है, 2 लाइन छोड़ देना नीचे, कि इसके नीचे आप ये लिख सको या इसके साइड में इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना सको। तो वो हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म खुद से बनाने का कॉन्फिडेंस अब हो कि इतना तो हम खुद बना लेंगे, ये तो चाहिए। कोई भी एक हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म मैंने कैसे फास्ट फास्ट बना ली, अब आप भी बनाने लायक हो जाएंगे। एंड 11 मोर, 1 बना के एंड 11 मोर, अक्सर ये तरीका सबसे ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन में आता है। अब मुझे एक चीज दिखानी है और समझानी, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी मतलब आ जाए तो वो लड्डू है कि एक्सप्लेन करिए इन तीनों में से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। नेवर। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की स्टेटमेंट बताती हूँ क्या है क्वेश्चन के ऊपर, और वो क्या है वो समझने के लिए मुझे आप बच्चे बताएं, ये 3 एल्कीन मैं बना रही हूं, ठीक है? अभी थोड़ा ध्यान यहीं, अगर कुछ छूट भी गया तो ध्यान यहीं रखना। आप बच्चे बताएंगे मेरे को अब, फिर मैं इसको क्लोज करूं, बट एक बार आपसे सुनना है मुझको। ये 3 एल्कीन्स बना रही हूं मैं, चौथा भी बना दूंगी, बट लेट्स सी इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल? वृंदा, भव्या, योशिता, तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 2 CH3, लास्ट वाला एबीसी होता तो सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल पहले वाला। पहले वाले में कितने अल्फा एच है? 4। बस मेरे को ये 4 ही चाहिए था, 2-3 ने बोल दिया 4। मुझे ये पता था कोई फ्लो फ्लो में 4 बोलेगा, एंड इसलिए तड़ तड़ नाम लिए मैंने। आई मेड इट फास्ट कि मेरे को गलती करानी थी, अगर मैं शांति से स्लो कराती आपने बोलना था 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपको ये टॉपिक इतना ढंग से आ गया कि मेरे को गलती कराने के लिए थोड़ा सा अनफेयर मीन्स यूज करने पड़ रहे हैं कि मैं फास्ट बोल जाऊं, राइट? इसमें एक भी अल्फा एच नहीं है, 0। देख के टेम्प्ट करते हैं 4। खैर इरादा ये था भी नहीं पूछने का, पूछने का इरादा अब क्या है मुझे आप ये बताइए। अगर एल्कीन की होमोलोगस सीरीज यहां से शुरू होती भी यहीं से, पहला एल्कीन ये 2 कार्बन का, उसको देखते हुए इन तीनों एल्कीन में आपस में डिफरेंस क्या है? नो स्टेबिलिटी, नो अल्फा एच, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ये मैंने आज चैप्टर 10th क्लास का एल्कीन का शुरू किया होता, वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो मैं आपसे पूछती इन तीनों एल्कीन में क्या फर्क है। मुझे ये नहीं जानना कि इसमें कार्बन नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन कौन से कितने हैं, नहीं। अदरवाइज विजुअलाइज करने में क्या फर्क है, देखने में क्या डिफरेंस लगता है? एक में 2 कार्बन है, एक में 3, एक में 4, ठीक है, बट हाँ जी शेप, सारों में कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बीच वाली। हाँ कह सकते हो ये प्लेनर होगा, इसमें प्लेनैरिटी सिर्फ इतने हिस्से की होगी, ये नॉन प्लेनर हिस्सा हो जाएगा, डन। शायद मैं बहुत ढंग से बता नहीं पा रही मैं पूछ क्या रही हूं, तो लेट मी से, अगर ये एल्कीन की शुरुआत है, ये पेरेंट है, पहला एल्कीन इज पेरेंट, इससे ये बना है, अगर ऐसा कुछ, तो क्या मैं कह सकती हूं एल्कीन का एक एच सब्स्टिट्यूट हो गया? आप देखिए बॉन्ड लाइन डायग्राम्स में एच कभी बात ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं है हम, क्योंकि एच को सिर्फ इसीलिए रखते हैं कि वैलेंसी जहां जहां कम हो रही होगी वहां वहां एच लगा देना। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है? अनंत, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अगर मैं यहां पर, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये
पेंटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन है तो 2 बॉन्ड तो यहां लगे ही होंगे। तो एल्कीन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड से ऊपर होए ना, पेंटा हो तो पकड़ लेना, कुछ गलती कर रहे हो आप। पेंटा तो वैसे ही नहीं पॉसिबल, शुरू से बता के चली, बट स्टिल। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, एक्सप्लेन व्हाई। क्या एक्सप्लेन करोगे नमन, सौरिश, अभितेज, क्या एक्सप्लेन करोगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मोर अल्फा एच कितने हैं इसके अंदर? 12। ओके, बिकॉज जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतने अल्फा एच ज्यादा, जितने अल्फा एच ज्यादा उतना उतना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से इट विल बी मोर स्टेबल। ये पूरा जो मैंने आपको बोला विद दिस प्रेजेंटेशन अब आपके पास आपकी कॉपी में आए। नीचे वो लाइनें लिखी हैं सब्स्टिट्यूटेड वाली, पर पहले मेरे को सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब बताना था। पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में कोई पूछ भी ले मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल व्हाई, पहले तो 3 एल्कीन बनाओगे। अब बताना ये कौन सा सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो डाई ट्राई? तनुष करना कोशिश, सौरिश। ये एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है? मोनो। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे तो दोनों ही एच है, इस डबल बॉन्ड पे एक एच पड़ा है, यानी कि 3 एच जब डबल बॉन्ड पे हैं, पढ़ाएंगे हम ऐसे सजा के, पूछेंगे ऐसे कंडेंस करके, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। डबल बॉन्ड पे एच जितने ज्यादा हैं वो एच अल्फा तो नहीं है, अल्फा तो उसके बाद वाले हैं। तो इस तरह से तीनों एल्कीन बनाइए, तीनों में आप लिखिए कितने अल्फा एच, क्या जो लिख सकते हैं, ताकि आप एज इट इज ये आंसर चिपका पाए। लिखिए। यहां बहुत लोगों को लग रही है बोल नहीं रहे हैं, चलो दिक्कत ठीक करो तुम। चार्ज तो मतलब वही बात होगी, पाई बॉन्ड ही गलत कर दिया तो फिर चार्ज तो क्या ही करो, तुम करो सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिक्कत लगनी चाहिए थी, सॉरी। मैं कर सकती हूँ थोड़ा परेशान आप लोगों को, तो बताओ क्या करूं अब? यहां पर तो इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यहां डबल लगा दो बच्चों। अच्छा, कहीं कुछ और भी तो आएगा। यस, किस पे? इस पे। तो यानी कि ये क्यों समस्या आई मेरे साथ? ये समस्या इसीलिए आई, मैंने बाई चांस एरो नहीं बनाया था। अगर मैं एरो बना देती तो बेटर रहता। हमेशा एरो साथ बनाइए प्लीज, ताकि, और जो एरो बनाएगा वो सामने वाले की मिस्टेक तड़ाक से पकड़ लेगा। आ गया सबके पास? अभी नीचे लिखी व्हाइट लाइंस, ये आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल व्हाई। अगले चैप्टर में इसको हम सेटजेफ रूल के नाम से पढ़ेंगे, और तब कहेंगे जैसा कि आप जीओसी में पढ़ के आ चुके हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यही होगा, और इसका नाम रखा जाएगा सेटजेफ। तो ये सारा स्टार्ट ही होगा जैसा आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट किधर गया? सीधे सेकंड क्यों शुरू हो रहा है? यही था क्या फर्स्ट? नहीं, चेक, क्या मैंने ट्रेंड सही लिखा है? यहां एक में गलती है भी, आप ढूंढेंगे किस में, ये कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। चेक, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल? अल्फा एच गिनना, टेट्रा सब्स्टिट्यूट, ये वही है जो पीछे लिखवा के यूं एग्जांपल पीछे यूं खोल रखे थे, यहां यूं कंडेंस करके लिखे। तो देखना डी सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों दक्ष, क्लियर हो रहा है डी क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? अभी जब मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, पेन मत उठाना बच्चों, यू विल मिस मिस द क्रंच। पेन मत उठाना, नोट करने में नहीं बिजी होना। क्या मैंने ठीक लिखा है? डी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, और टेट्रा पे जाना मत क्योंकि यहीं कंफ्यूज करूंगी मैं। अब मैं 3 टेट्रा दे दूंगी, गिनना आपको क्या पड़ेगा? अल्फा एच। अल्फा एच किस में सबसे ज्यादा है? ये वही है जो शुरू से लेके चल रही है, अभी तक तो मैं बढ़ी ही नहीं। एल्कीन में यही 4 एग्जाम्पल ही तो चल रहे हैं इतनी देर से, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई ट्राई में। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल? अकॉर्डिंग टू मी ए ज्यादा स्टेबल है। प्रणव, कुणाल, गुनीश, कौन सा ज्यादा स्टेबल? अल्फा एच पे देना आंसर। पहले में ज्यादा है, कितने हैं? 7। बस यही चाहिए मेरे को, आप 7 बोल सकें, 6 बोल सकें, गिन मैं लूंगी। एक तो ये है, 3 तो ये लिए बैठा है। अब सबसे पहली चीज ये अल्फा, ये वाला भी तो अल्फा है। 2 ये लिए बैठा है,
ये भी अल्फा है, 2 ये लिए बैठा है। पहले तो 3 अल्फा गिनने आने चाहिए कि 3 अल्फा कार्बन कौन से हैं। फिर अल्फा कार्बन गिन लिए तो उसके ऊपर आपने हाइड्रोजन भी गिन लिए 7। इसमें मैंने पूछा कितने अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पूछ रही हूँ कितने, 2, 6। हरगुन कितने, अनुष्का कितने, मैम 3। 3। इधर 3 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। गुड। पनव कितने, बी में 3। चेक। चलो करते हैं, पहले बी कर लें, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। एक तो ये पड़ोसी, इस पे 1 H, और एक इसका ये पड़ोसी, इस पे 2 H। मुझे नहीं पता 6, 2, 4 जो भी आ रहा था कहां से आ रहा था। 3 अल्फा। अगर 3 ही अल्फा H है मेरे पास, ढूंढने आने चाहिए भाई अल्फा कार्बन, ठीक है, तब आएगा आपको अल्फा हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर 3 अल्फा H। चलो यहां तक तो आ गई आवाज कोरस में 4। तो अब स्टेबिलिटी ढूंढ लोगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो थोड़ा लेट आते हैं, वो एक वायर के थ्रू आ रहे हैं ना, इसीलिए तो उनका रिस्पॉन्स हमेशा लेट आएगा। तो यार ये तो बढ़िया वाली चीज आ गई। पहले ये बेसिक नोट करिए, फिर इसका नॉन एनसीईआरटी या अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जांपल्स नीचे शुरू हो रहे हैं। 2 कार्बन ये रहे, इसका एक पड़ोसी ये अल्फा, एक पड़ोसी ये अल्फा, और एक पड़ोसी ये अल्फा। गिनना कितने हाइड्रोजन, इस वाले पड़ोसी पे 3 होंगे ही होंगे। ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, 2 तो ये बॉन्ड हैं, 2 मतलब हाइड्रोजन से भरे होंगे। ऐसे ही ये 2 हाइड्रोजन होंगे, 2, 2 और 3, 7। कोई बात नहीं, अभी तो बनता है यार, पहली बार हो रहा है। बट अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से पूछो, अपने पड़ोसी से मत पूछो, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। आपके कॉन्सेप्ट जितना कोई एक्सपीरियंस क्लियर कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। अभी वो पहले अपने कंफ्यूजन्स तो हैंडल कर ले। तो जो 2-3 लोग लगातार बात करते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और जब आप लोग बात करते हैं आपस में, चाहे आप लोग केमिस्ट्री उसी क्वेश्चन को लेके ही बात कर रहे हैं, मैं हर जगह देख रही हूँ आपस में यही डिस्कस हो रहा है, बट इट ब्रेक्स माय मोमेंटम। और मैं जो अगला सोच रही होती हूँ अच्छी चीज, वो मेरे से छूट जाती है, विच आई डोंट वांट। वो आपका नुकसान है बच्चों। सो अब जरा टोटल पेन छोड़ दीजिए। ये है वो चीज जहां आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। अब विनाइल किसी को याद है क्या था? जो लोग नॉमेनक्लेचर की डीपीपीज कर रहे हैं उनको बता दूं, और जो नहीं कर रहे, नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आए, नो आइडिया। लेकिन जिसको नॉमेनक्लेचर आता है, आगे की सारी चीजें उसी को आएंगी, क्योंकि उनको छोटे छोटे शब्दों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। बताना या विनाइल क्या था, ये पूछना पड़ गया तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट गया। तो मैं आंसर दे रही हूं, अभी पूछ नहीं रही। विनाइल क्या होता है? आपको पता है एल्काइल क्या होता है? एल्काइल होता है, एल्केन में से एक एच हटा दो तो एल्काइल, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। सिमिलरली एल्कीन, और कौन से वाला एल्कीन? सबसे छोटा, पेरेंट एल्कीन। ये है आपका C2H4, पेरेंट एल्कीन। इसका अगर एक एच हटा के आपने इसको एज ब्रांच बनाया, तो इसको कॉमन नेम में विनाइल कहा गया है। आईयूपीएसी ने भी थोड़ा थोड़ा चुरा लिया है, कभी कभी बोल देते हैं विनाइल। हम जब क्वेश्चन देंगे कह के आईयूपीएसी नेम, शायद उसमें हम विनाइल वर्ड दें। ये वो ग्रे एरिया है, जो ब्लैक कहता है ये नहीं होना चाहिए, व्हाइट कहता है ये होना चाहिए, उसके बीच का है। हाँ ठीक है, हमें पता है आईयूपीएसी नहीं है, बट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो विनाइल आज के बाद इतनी जगह आना है, और ये किसको रिटेन रहेगा? जो पहली 2-3 डीपीपी नॉमेनक्लेचर की, ये वैल्यू है नॉमेनक्लेचर की। क्वेश्चन ना आए, लेकिन शुरुआत हर टॉपिक की ऐसी होगी कि आपको एक आधी टर्म पूछनी पड़ जाएगी अगर नॉमेनक्लेचर मिसिंग है। तो ये मेरे पास हुआ विनाइल। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? ये जो हैवी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसके बजाय, अगर मैं आपको सीधे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, बाद में बात करेंगे, ये किताबी चीज है, पहले इसको एक बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर मैंने आपको ये कार्बोकेटाइन दिया होता, सिर्फ इतने पर देखो जो मैंने रेड बबल किया है, सिर्फ इस कार्बोकेटाइन को देखो। कार्बोकेटाइन है ये, बिल्कुल है, ठीक है। ठीक है, उधर भी लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की कोई स्टेबिलिटी मांगता आपसे, कुछ नहीं पता किस एरिया का है, मैं क्यों कॉम्पिटिटिव डिटेल XYZ बकवास करूं यहाँ पे। सीधे मैं कहती हूँ मैंने आपको ये कार्बोकेटाइन दिया, देख रहे हैं सब लोग इस कार्बोकेटाइन को, क्या ये सेकेंडरी है? बिल्कुल, क्योंकि कार्बोकेटाइन के इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है।
और मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में कहा है कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे, अल्फा एच गिनोगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म जिसकी वो ज्यादा स्टेबल, 2 सेकेंडरी के 4 सेकेंडरी देंगे अब हम और तुमसे ढूंढवाएंगे, क्योंकि अल्फा एच ढूंढना आता है तो बता दोगे। हाउ मेनी अल्फा एच? देयर वी आर गोइंग टू डू रॉन्ग, क्योंकि अब तक वो चीज दिखाई ही नहीं गई आपको। आप ये सोचिए आपको क्या बताया गया है, ऐसा सी एच सिग्मा बॉन्ड जो कि किसके पड़ोस में हो, या तो अनसेचुरेशन के या एमटीपी ऑर्बिटल के, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यस, 3 तो बिल्कुल सही है तो ये भी अल्फा कार्बन। लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन में और इस अल्फा कार्बन में कोई फर्क है? सायांश, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन या सेचुरेशन अनसेचुरेशन में फर्क है। वो कार्बन जो खुद डबली बॉन्डेड है वो नहीं पार्टिसिपेट करता हाइपर कॉन्जुगेशन में। डबली बॉन्डेड यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट करेगा। टू एक्सप्लेन इट विद मोर क्लैरिटी, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसमें मैं पूछूंगी अल्फा एच, बिना 1 सेकंड लगाए आप दे दोगे 5। दे दोगे अल्फा एच कितने हैं इसके अंदर? 5। इसी के नीचे और क्वेश्चन यही आ रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव उसमें देख लें। अब मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई हूं तो क्वेश्चन आ ही यही रहे हैं, सिंपल वाले नहीं आ रहे। इसीलिए कहते हैं भाई ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बस हम सोचते हैं हमसे कोई ये पूछेगा। तो यहां पर एच है, उस एच की परवाह मत करिए, वो वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे इसके पास इधर 3 अल्फा हैं, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल इसमें कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन फर्क देखिए, अब तक ये कहीं डेफिनेशन में बताया ही नहीं गया आपको कि कौन सा सी एच बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, जिसके पड़ोस में अनसैचुरेशन है या वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ओके, उसके खुद के बारे में इंफॉर्मेशन बोली ही नहीं अब तक आपको। अब बोल रहे हैं कि वो खुद अनसैचुरेटेड ना हो जी, वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। अगर वो, और इसको कैसे बुक्स ने कैसे दिया है आपको, ऑब्जेक्टिव में कैसे मिलेगा, विनाइलिक नहीं होना चाहिए वो हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोजन जो विनाइल ग्रुप का हिस्सा है, उस हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूंगी? विनाइलिक। तो जब आप एसर्शन रीजन पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? इन दोनों कार्बोकेटाइन में से ये ज्यादा और कम स्टेबल की तो खैर मैं बात ही नहीं कर सकती अभी, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सो डोंट ट्राई टू आंसर इट इवन। यहां पर मैं कह सकती हूँ इन दोनों स्पीशीज कार्बोकेटाइंस में इतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होंगी, इसमें इतनी, इसमें इतनी। आप ढूंढोगे हाँ जी इसमें 5 होनी चाहिए, मैं दूंगी इसमें तो 5 है, इसमें कितनी है? 3। ये होगा मेरा एसर्शन। तो आप कहोगे जी एसर्शन इज करेक्ट नॉलेज से, और रीजन क्या दूंगी? इसका ये वाला एच क्या है? विनाइलिक एच है। विनाइलिक एच मतलब सी डबल बॉन्ड सी पे लगे हुए एच हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो अपने यहां बिजी हैं। किस चीज में बिजी हैं? अगले इफेक्ट्स आने हैं, एक रह गया बस, इसके बाद रेजोनेंस जो नेक्स्ट होगा, तो तब बात करेंगे क्यों नहीं कर पाया। सो क्यों भी आ रहा है अभी, खैर ऐसी बात नहीं है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको, एक होता है किसी टॉपिक को डिफिकल्ट तरीके से कराना, जो समटाइम हमारी मजबूरी होती, नहीं तो आप ही लोग इधर उधर के क्वेश्चन ला के परेशान होते रहते हैं, हमसे ये हो नहीं रहे। और एक होता है आसान तरीके से समझना कि लगे ही ना एफर्टलेस। तो पहले तो ये एफर्टलेस बात समझ लीजिए, सिर्फ उसी कार्बन का सिग्मा एच हाइपर होता है जो कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज है, संतुष्ट है, उसका कोई अनसेचुरेशन नहीं है। तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसको विद प्रॉपर वर्ड्स, क्योंकि पूछने की लैंग्वेज तो यही होगी मेरी, मुझे वो चाहिए। तो पहले सुनेंगे समझेंगे, उसके बाद कि क्यों नहीं करता वो भी तो मुझे देना पड़ेगा, मैं ऐसे थोप नहीं सकती। तो उसको समझते हैं। विनाइलिक हाइड्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले तो मेरे को चाहिए विनाइलिक हाइड्रोजन कौन है? ये विनाइलिक है, विनाइल ग्रुप खुद में ये है। अगर ये ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो ये वो हाइड्रोजन कहलाएगा जिसको आप विनाइलिक हाइड्रोजन, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक। अब देखने वाली बात है मैं कहां और कैसे यूज करूंगी। तो पहले ये तो एग्जांपल्स मैंने दी आपके विनाइल के लिए। इसके बाद इस फॉर्म को जरा ध्यान से देखेंगे। ये मैंने आपको एक कार्बोकेटाइन दिया, इसमें ये पी ऑर्बिटल अभी अभी मैंने बनाया खाली पी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, पी ऑर्बिटल तो है। ये क्या करेगा? आसपास फिर मैसेज भेजेगा कि भाई मेरी हेल्प करो, मेरे को डीलोकलाइज करवाओ। तो डीलोकलाइज करवाने में ये अल्फा एच क्या, ये अल्फा कार्बन क्या कहेगा? टेक माई 3H 1 by 1,
मोस्ट वेलकम जी। ले लिए इसने उसके तीनों एच वन बाय वन, और चेक करना। अब चेक करने की जरूरत नहीं, इसकी हाइपोकॉन्जुगेट फॉर्म में को बना के देने की जरूरत भी नहीं, आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। लेकिन मेरा सवाल आता है, ये क्यों नहीं है? तो ये भी अल्फा, ऐसी क्या दिक्कत हो गई इसके डबल बॉन्ड होने से? है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये वाले एच की भी तो इच्छा है कि मेरे को एज पॉजिटिव बन के निकलना है, आपने जबरदस्ती क्या बात कर दी यहाँ पे। तो अब पकड़ते हैं क्या। अगर ये वाला एच कोशिश करता है कंट्रीब्यूट करने की, तो देखिएगा कैसे करेगा। यही करेगा, आएगा बॉन्ड बना लेगा, इसकी वैकेंसी फुलफिल्ड, मजे में ये कार्बन। कुछ ऐसा बनेगा, चेक करना एक बार, ये ध्यान से देखना, इधर उधर करके नहीं। कुछ ऐसा बनेगा। सिर्फ एक ही काम होना है ना, कार्बोकेटाइन में इतने सारे आपने भी कार्बोकेटाइन बनाए कि वो अपना एक बॉन्ड दे देता है और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर लेके चला जाता है। 9 और 10 गिन गिन के आपने बताए, 10 क्यों? एक खुद कार्बन पे और 9 हाइड्रोजन पे, तो ये बन गया। जैसे ये बना, मुझे पता चलता है दो डबल बॉन्ड एक साथ। फंक्शनल ग्रुप याद दिलाइए। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एल्केन, सफिक्स होता है एन। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? इन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? आइन। ये तीन अपने आप में अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। दो एक लेक्चर पहले मैंने कहा था, जब भी किसी एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़े होंगे, वो एक नया ही आएगा जो ड्यूरिंग स्टडी आपके सामने आता जाएगा। तो इस कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़े हैं दोनों सेम, डाईइन। नोमेनक्लेचर में तुम लोग इसको डाईइन करके चले। इसको मैं क्या कहूंगी? डाईइन। लेकिन ये डाईइन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगातार दो डबल बॉन्ड्स, नॉट एट ऑल हैपनिंग इन नेचर, हाईली अनस्टेबल। और इसको एक नया नाम दिया गया। ये नॉर्मल एल्कीन नहीं है। एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है? sp2। यहां वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। इट इज नॉट एल्कीन एट ऑल। ज्योमेट्री नहीं मैच कर रही, इसके रिएक्शन ही नहीं मैच करेंगे। तो जब भी एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए ना कुछ अटपटा और अजीब मिलेगा, जो पढ़ते पढ़ते साथ साथ आएगा। इस फंक्शनल ग्रुप को एक नया ही नाम दे दिया गया, एलीन्स। इट इज गोइंग टू बी पॉपुलर थिंग इन कॉम्पिटिटिव एरिया इन वेरियस चैप्टर्स, जो एनसीईआरटी में पूरे टेबल्स में नॉमेनक्लेचर के दौरान बात ही नहीं होती। और इसकी समरी एंड में आज मैं लिखवाऊंगी कितने एल्कीन पढ़े, एल्कीन कितने हैं आज, परमानेंटली क्लोज हो जाएगी बात। टिल 12th जितना कुछ भी एल्कीन का है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके नाम, उसका नेचर, एवरीथिंग विल बी क्लोज टुडे टिल योर क्लास 12th एंड। तो इस तरह के एल्कीन को क्या कहते हैं? एलीन्स। लगातार एल्कीन आए तो उसको एल्कीन नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? एलीन। दे आर द मोस्ट अनस्टेबल एल्कीन पॉसिबल ऑन अर्थ। ये बनते ही मना कर देगा, आई कैन नॉट एग्जिस्ट, वापिस जाओ। तो इस वाले एच को क्या कह दिया? यू आर नॉट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, इन हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज द एंड रिजल्ट इज नॉट फेवरेबल इन नेचर। इसका डेल्टा जी इज हाईली पॉजिटिव। मुझे इतना तामझाम लाना पड़ा, उस बना के क्या फायदा जो मैं सिर्फ इंक्यूबेटर में बना के बैठ जाऊं, मैं उसको रियल लाइफ में ना ला पाऊं। तो दैट इज वाई विनाइलिक एच कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और आपको अब ललचाया जाएगा। नोट करिए इसको। विनाइलिक एच कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं हो सकता। इसका वैलिड क्यों मैंने आपको यहां दिया, एंड मेंटली प्रिपेयर रहिए, ये किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। मुझे बताइए किसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? स्टेबिलिटी नहीं, गलती से भी नहीं, क्योंकि भी रेजोनेंस भी आना है, स्टेबिलिटी की बात तीनों इफेक्ट्स के बाद करेंगे। अभी गलत हो जाएगा इसके बारे में बात करना। हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स का नंबर चाहिए बस। किसमें डीलोकलाइजेशन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है? करो कोशिश, अक्षिता, अनन्या, एंजल, रीत। सेकंड वाले में कितने फॉर्म्स बन सकते हैं? 4। ये अल्फा और ये अल्फा, तो कितने हाइड्रोजन है इस पे? तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 4। इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म? ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 3 अल्फा एच। स्टेबिलिटी के लिए आई कैन नॉट कमेंट ऑन राइट नाउ। नेक्स्ट क्लासेस में जैसे ही मेरा रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा, हम जीओसी के पार्ट 1 के आखिरी टॉपिक को पकड़ेंगे, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। वहां कार्बोकेटाइन बनाऊंगी और लिखेंगे ये कौन से इफेक्ट से स्टेबिलिटी बता रहे हो, इंडक्टिव से
कि रेजोनेंस से कि हाइपर कॉन्जुगेशन से, वो डीपीपी असली डीपीपी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो कर लेंगे अब आप लोग, गुड। यानी अब मैंने आज एल्कीन को ही पकड़ा है। देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा देर एल्कीन पे बात हुई है। तो कुल मिला के कितने एल्कीन्स और उनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, उनको किस तरीके से पढ़ा और सुना जाता है। तो लेट्स क्लोज दिस फॉर एवर नाउ, कि जब भी आपको ट्वेल्थ में एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे, एक तो होते हैं आइसोलेटेड एल्कीन्स, ये तो डाइन है वैसे, जिन दो डबल बॉन्ड्स में आपस में कोई अल्फा बीटा अड़ोस पड़ोस कोई रिश्ता ही नहीं है, ना ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना ये इसको, इतनी दूर है, ऐसे एल्कीन्स को कहा जाता है आइसोलेटेड। तो जब मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी ये जितने भी रिएक्शन है बच्चों आइसोलेटेड एल्कीन्स के, गलती से भी ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन पे मत लगा देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो बताएंगे नहीं कौन सा एल्कीन, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आइसोलेटेड एल्कीन मतलब एक दूसरे को रत्ती भर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। जो इस पे होगा, जो आप क्लास 10th में एक रिएक्शन पढ़ के आए ना, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी वाला, कि हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर आप इसको हाइड्रोजन देंगे ये भी एडिशन में चला जाएगा, ये भी एडिशन में चला जाएगा। यही क्लास 10th में पढ़ के आए। इसका पाई बॉन्ड तो, सॉरी पाई तो पढ़ते नहीं थे ना तब, इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो और एक एक एच इसको दो, एक एक एच इसको दो, लो जी अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट तैयार हो गया। तो दो अगर एल्कीन होंगे अलग अलग, उनके साथ ये होगा, यहां ये नहीं होगा, यहां कुछ और कहानी रची जाएगी। इस एल्कीन और नीचे वाले एल्कीन में क्या फर्क है, ये मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में करा चुकी हूँ। ये वाला एल्कीन एक ही कराया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसका थोड़ा सा आपका देखा हुआ होना जरूरी है। नाम तो मैंने अलग लिखा ही है, लेकिन फर्क क्या है, अल्फा पे है, पड़ोसी पे ही है। और अल्फा पे हो तो बहुत कुछ कहानियां रच जाती हैं। अब तो अगर मैं ये कंसर्न रेफरेंस मानूं मेरा, तो अल्फा पे ही डबल बॉन्ड है, अल्फा पे डबल बॉन्ड होना तो कुछ ना कुछ तो आपस में एक दूसरे को लिंक करेंगे। बट अगर मैं रेजोनेंस सोचूं, जो मेरा अगला इफेक्ट है और अगली क्लास है, और आपको थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में कराया गया है कि जब पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पे होते हैं, दे रेजोनेट विद ईच अदर। रेजोनेट करने का मतलब क्या होता है, कुछ मूवमेंट एक साथ शुरू करना। तो ये दोनों पाई बॉन्ड, अभी मैं कुछ नहीं बता रही क्या मूवमेंट, क्योंकि अगली क्लास पूरी है ही रेजोनेंस पे, अगला टॉपिक ही वही है। तो मैं इतना बता दूं, अगर ऑल्टरनेट हैं डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल, if double bonds are alternate, such type of alkenes are called as conjugated alkenes। ये किस कैटेगरी में आएगा तीनों में से, एलीन बता चुकी हूं, उसको क्यूमुलेटेड कहते हैं, ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉन्जुगेटेड ढूंढना आना चाहिए, राइट। ये किस कैटेगरी में आएगा, टब शेप्ड होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये भी कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन ढूंढ लेंगे, ये सबसे खतरनाक एल्कीन हो सकता है मेरे पास कॉन्जुगेटेड का। अभी तो नहीं सामना होगा, अगले चैप्टर में होगा जब एल्कीन पढ़ेंगे। बट आपको कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब उस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, सीधे बोला जाएगा ये तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ठीक है। और जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे हैं, निहायत अनस्टेबल, जिसको मैंने एलीन नाम दिया, लेकिन एक कैटेगरी का नाम दें हम इसको, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड, इकट्ठे हुए हुए भीड़ एक जगह पे। तो ये तीन एल्कीन है, तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड एनसीईआरटी का हिस्सा है, लेकिन जो क्यूमुलेटेड है ये एनसीईआरटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। पूरे 2 साल जब मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी का पार्ट है, इट मींस मैं दोनों साल का सोच के बता रही हूँ, 11th की नहीं 12th की एनसीईआरटी भी सोच के। क्यूमुलेटेड इज न्यू फॉर अस, जो मैंने आज शुरू करके क्लोज भी कर दिया कि क्या होता है इसका नाम, फंक्शनल ग्रुप के नाम से इसको क्या नाम दिया गया है, एलीन्स, दे आर एलीन्स। तो तीनों आपके पास आने चाहिए। ये दो एग्जांपल ऐसे ही डाल दिए कि आपको आदत रहे क्या है ये, ठीक है। ये बताइएगा क्या ये कॉन्जुगेटेड है, आप आइसोलेटेड मत बोलो, बस उतना ही बताओ जितना पूछा है, आइसोलेटेड नहीं बोलना। मैं नहीं, एक्सेप्शन तो ऑर्गेनिक में होती नहीं बेटा, ऑर्गेनिक इज नॉट फॉर एक्सेप्शन एट ऑल। इसमें तो सिंपल मैथ्स की तरह चलेगा, 2+2 4 है तो 3+3 6 है, बस इतना बोरिंग चलेगा ये, कि इसमें कुछ है ही नहीं इफ्स एंड बट्स, राइट। फिर भी मैथ्स में क्यों नहीं हमें नंबर आते, डिफिकल्ट है। तो आप ऐसा ही कुछ इंतजार कर रहे थे जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो लो जी।
तो अब ये ध्यान रखना, मेरा सवाल यही है कि इसको क्या कॉन्जुगेटेड कहते हैं? नो, दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड। आप एक एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने रोका है इसको आइसोलेटेड बोलने से। कह सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट अभी इट्स लिटिल अर्ली। आप पहले जितना बताया जाए उसको पकड़िए। तीनों तरह के एल्कीन, उसके कुछ डेमो आपके सामने आ गए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको क्या दिखता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड के अंदर मेरे को रिएक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल चीजों का लाना पड़ता है, बाकी तो तैयार बैठे हैं। अब ये टोटल नॉन एनसीईआरटी हिस्सा है। अब जो भी बचा है क्लास का नॉन एनसीईआरटी हिस्सा है। इस पे जेई नीट में काफी पॉपुलरली क्वेश्चन आते हैं, लोगों को ये नहीं मिलता कई बार क्वेश्चन देख के, ये कहाँ है, +1 के किसी चैप्टर में है कि +2 के किसी चैप्टर में। हम भी नहीं बता पाते किस चैप्टर में। ये टीचर की चॉइस होती है ये किस चैप्टर में पढ़ाया जाए। सिंस इट इज रिलेटेड विद एल्कीन तो इसको हम +1 में पढ़ा देते हैं। आपने एक चीज देखी, स्टेबल एल्कीन आज ढूंढना सीखा, तो स्टेबल एल्कीन ढूंढना सीखा तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जहां पर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ते हो। तो आप ये देखिए, ये रिएक्शन है क्लास 10 में आपको देके भेजा गया है। दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज, आपके टाइम तक, आपकी 10th क्लास तक इसको आप क्या नाम देते रहे? एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन। आज भी हम यही नाम देंगे, थोड़ा बहुत रिडक्शन वर्ड डाल देंगे इसके अंदर। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल जैसे कोई एक कैटलिस्ट भी आपको इसके साथ बताया, तो वो भी। इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया है? एल्कीन हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। थोड़ा यहां रख रहना, 10th क्लास नहीं है। क्यों इजीली रिएक्ट करता है? डिलोकलाइजेशन ही नहीं हो रहा पाई बॉन्ड का। हाइड्रोजन आते ही देख लेगा ये रहा पाई बॉन्ड, तड़ाक से तोड़ देगा। लेकिन ये वाला एल्कीन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अब तो एंथैल्पी वर्ड आपको पता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म HOH चलेगी। मुझे पता है HOH से लोगों को H2O लगता है देख के, और इसीलिए मैं जो अपने हैंड रिटन नोट शेयर करूंगी वहां मेरे को सिर्फ यही एम्बेरसमेंट होता है, HOH वाटर लिख दिया। बट इतनी बार मेरे को लिखना होता है तो मैंने उसका HOH पकड़ लिया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन वेयर हाइड्रोजिनेशन इज हैपनिंग। आपने एंथैल्पी जब पढ़ी है क्या पढ़ी है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन के नाम पे एंथैल्पी होती थी, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या बोलूंगी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन में मेरा गट फीलिंग से जवाब चाहिए मेरे को, एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? सबसे अच्छा मेरे लिए ये है पिछले का कंटेंट। क्यों भाई? बॉन्ड टूटने में तो एनर्जी लगती है बेटा। यस, बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, फिर तोलोगे कैसे? सिग्मा बॉन्ड कितने? दो, वो स्ट्रांग होते हैं। पाई बॉन्ड कितने टूट रहे हैं? एक, निहायत कमजोर बॉन्ड, संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। वीक बॉन्ड टूट रहा है तो जरा सी एनर्जी लग रही है। दो स्ट्रांग बॉन्ड बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, यानी यहां पर एनर्जी इज रिलीज्ड। आपको जेई और नीट में खासकर के नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। HOH का ऑर्डर, मैं HOH बोल रही हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और नीट और जेई में पूछ लिया जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। कहीं कवर्ड नहीं है किसी बुक में, सिर्फ क्लासेस के लिए छोड़ दिया गया है कि स्टेबिलिटी का उल्टा होता है रिएक्टिविटी, राइट? तो एनीवेज, अब इसका मैं समझूं, जितना ज्यादा कोई एल्कीन स्टेबल है उसका डबल बॉन्ड ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। आज यही किया हमने। अगर एल्कीन कोई स्टेबल है उसका पाई बॉन्ड मैं नहीं ढूंढ सकती, पाई बॉन्ड मैं नहीं ढूंढ सकती, वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब मुझे बताइए HOH क्या होगा? कम ही रिलीज होगा। भाई तोड़ने में बहुत मेहनत लग गई, तो स्टेबिलिटी का उल्टा होगा HOH। इसके पीछे की आपको थ्योरी बताई। जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल, उसको तोड़ने में उतनी मेरे को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ी, रिलीज्ड मेरी कम हो गई, इसीलिए HOH। इफ दिस इज हाई, स्टेबिलिटी इज हाई, HOH इज लो, रिलीज्ड। ये मैंने पहले बता दिया, रिलीज होगा, कम रिलीज होगा। तो अब जेई नीट में आप जाते हो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछते, HOH का ऑर्डर पूछ लेते हैं। बात तो एक ही, जिसको स्टेबिलिटी आती है चेक एंड गिव मी। मैं नहीं दिखा रही आंसर,
मुझे 1 2 3 4 फॉर्म्स दिख रही हैं। इन चारों में से किसका HOH ज्यादा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बता दो। सेकेंड, क्योंकि इसमें अल्फा H कितने हैं? 9, 6 नहीं है, 9 है। डबल बॉन्ड के सारे पड़ोसी गिनने अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहां पर जहां तक मुझे दिखाई दे रहे हैं 9 अल्फा H है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका HOH सबसे कम है। लिखिए इसको। मैंने दोनों ऑर्डर लिख डाले कि मेरे जैसा कोई बैठा है जिसको कंफ्यूजन होता है, तो मैं गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकती, सेम आप। तो मैं तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगी जो मुझे पसंद है, जो मुझे आता है। उसके बाद उस ऑर्डर को कर दूंगी उल्टा। HOH का ऑर्डर वो होगा। क्विकली, लास्ट एप्लीकेशन, और इसी से मेरी अगली क्लास स्टार्ट होगी, नया इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस। तो आज के लिए लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। 5 एप्लीकेशन, लेकिन पांचवी अभी नहीं कराई जा सकती। पांचवी अगले चैप्टर के एंड में कराई जाएगी, जहां एनसीईआरटी ने उसको कवर किया बेंजीन के रिएक्शन में। तो इसकी 5th एप्लीकेशन एक और है। किसी को लगे वो एक पन्ना छोड़ सकता है कि तब कराएंगे, तुम यहीं लिख ले, तो एक पन्ना जरूर छोड़िएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद, क्योंकि उसमें 5th एप्लीकेशन जो अगले चैप्टर में कराएंगे वहां पे आपको बताई जाएगी। अभी आप बता, मतलब उसको सुन भी नहीं सकेंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। सी सिंगल बॉन्ड, सी बॉन्ड लेंथ, इसके लिए मैं आपको पहली स्लाइड से तैयार करती आ रही हूं। जब मैंने आपसे पूछा था आपको क्या फर्क नजर आ रहा है इन दोनों में, डबल बॉन्ड की लोकेशन का बदलना। जब मैंने कहा था ठीक है इसके अंदर अल्फा H हैं, इतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होंगी, पॉजिटिव चार्ज इतना डीलोकलाइज हो गया, लेकिन एक और चीज ने अपनी जगह छोड़ी, वो क्या थी? पाई बॉन्ड। चौथी और आखिरी एप्लीकेशन क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कौन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? अब ये आप बहुत जल्दी पिक कर लोगे इजीली, क्योंकि मैक्सिमम हो गया। सभी लोग एक बार, क्योंकि ये आपको भी पता है टाइम जा रहा है और आखिरी है, तो आप इसका रीटेक भी नहीं मांग पाओगे। आखिरी बार जरा ध्यान से इसको देखिए, सो दैट आई शुड क्लोज द क्लास एंड आई शुड गिव यू टेस्ट। ये मेरे पास एक एल्कीन है। अब एल्कीन देखते ही आपको अपने आप पता है, आपने अल्फा H ढूंढने हैं, आपने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म सोचनी है और उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, वो अब आप बड़े आराम से कर लेंगे, लीव इट। अब मैं आपको कहती हूँ जो ब्लू कलर से मैंने बॉन्ड बनाया है, आपको यही आज के टेस्ट में भी आप क्वेश्चन देखेंगे शायद, या डीपीपी में देखेंगे। इस सीसी बॉन्ड की लेंथ के बारे में कमेंट करिए। तो वो सीसी बॉन्ड हम किस तरह से लेबल करके देंगे? या तो उस पर स्टार लगा के देंगे, या कार्बन पे 1 2 3 4 लिखा होगा और हम कहेंगे C2C3 का बॉन्ड या CACB का बॉन्ड। हम ऐसा कुछ ना कुछ आपको लेबल करके देंगे और ऐसा मिलेगा। तो आज ही के टेस्ट में एक क्वेश्चन में आपको ABC दिखाई देगा, ध्यान से देखना वो ABC क्या है। ABC ये दिया मैंने, और मैं आपसे कहती हूँ CACB बॉन्ड लेंथ पे कमेंट करो। तो आपका कमेंट क्या आता है? ये सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, और ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच। बट जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया उसको क्या पता लगेगा? नहीं, ये सिंगल नहीं है, आधा टाइम ये डबल है। तो जो बॉन्ड लेंथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस बॉन्ड लेंथ में आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, ये बॉन्ड सिंगल वाले से छोटा होगा। वाई? बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ वो पाई बॉन्ड, मतलब सिर्फ चार्ज नहीं डिसलोकेट हो रहा, चार्ज नहीं डीलोकलाइज हो रहा, एक्चुअली में तो पाई बॉन्ड घूम रहा है एल्कीन की अगर मैं बात करूं, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। तो कल को अगर आपसे ये 2 केसेस दे दिए जाएं, एक केस आपको ये दिया और एक केस आपको ये दिया, राइट? तीसरा केस आपको क्या देती हूं, इससे आप टॉपिक का एसेंस समझेंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सबसे, अब आपको मैं क्या कह रही हूं, मैं आपको अगर ये बॉन्ड के बारे में बात करूं तो स्टेबिलिटी आप बता दोगे, अल्फा H है कितने हैं, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मैं इस बॉन्ड के बजाय अगर आपसे इस बॉन्ड की बात करूं किसी भी केस में, जैसे कि इसके अंदर मैंने अब किस बॉन्ड की बात करी? डबल के पड़ोस वाला। डबल के पड़ोस वाला कार्बन आधा टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर उधार ले लेता है। चेक, ये आधा टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर उधार लेके बैठ गया, यानी कि CAB बॉन्ड एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड, बट इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड अबाउ, एज अबाउ। जैसे आपने देखा आपके एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ से ये छोटा होगा, ऐसे देखने में लगी कुछ नहीं रहा। लेकिन जब किताबों में मैं पढ़ूं या क्वेश्चन में पढ़ूं, एक बड़ा सा सेंटेंस आता है जिसको मैं रिलेट नहीं कर पाती, तो जरा उस सेंटेंस को सभी लोग देखिए जो अभी भी अपनी कॉपी में देख रहे हैं।
कि सभी लोग अगर इसको देखें, और ये आपका प्रॉपर स्कूल पेपर का क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन शोन अबाउ, ऊपर देख ली मैंने, सी सी सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू सी डबल बॉन्ड सी, ये वर्ड पकड़ना है। सी डबल बॉन्ड सी के पड़ोस वाला सिंगल बॉन्ड काफी देर डबल बॉन्ड को अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा छोटा हो गया या स्ट्रांग हो गया। तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और रिवर्स हो रहा है बीसी के साथ। बीसी क्या है ऊपर देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी डबल बॉन्ड होगा, बट ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन ये थोड़ी देर अपने पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखे बैठा है। ये उतना छोटा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, ये उतना बड़ा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया। दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ। नोट करिए इस पॉइंट को। तो बॉन्ड लेंथ का एक्सपेक्टेड से छोटा होना, एक्सपेक्टेड से बड़ा होना हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के रिवाइज कराना, क्या 4 एप्लीकेशन थे? पहला एप्लीकेशन क्या था प्रगति? फर्स्ट एप्लीकेशन आज क्या पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन का? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। नियोनिका दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अनहर तीसरा क्या था एप्लीकेशन? ना ना पन्ना नहीं पलटने देना, इसलिए उनसे नहीं पूछ रही जिन्होंने पन्ने पलट लिए, तो याद करा रही हूं। राइट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। चौथा क्या था एप्लीकेशन? बॉन्ड लेंथ का, पड़ोसी वाले सीसी का बॉन्ड लेंथ का एक्सपेक्टेड से छोटा होना, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कहीं हम भूल ना जाएं, सिर्फ एच ही नहीं खेल कर रहा, डबल बॉन्ड भी अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो ये 4 एप्लीकेशन मैंने आपको बताए, और इन 4 एप्लीकेशन के बाद इफ आई आस्क यू, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। बॉन्ड लेंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एग्जाम्पल हैं, और क्या पूछा है मैंने आपसे? व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर? माय क्वेश्चन इज इस वाले बॉन्ड की लेंथ, मुझे नहीं पता ऑर्डर किसका लगा हुआ है, इसका कि दूसरे डबल बॉन्ड का, ये मेरे को पता चलेगा आपके आंसर से कि मैंने क्या पूछा हुआ है, क्योंकि 2 बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती हैं, एक डबल बॉन्ड वाली और एक सिंगल बॉन्ड वाली। अब तक आपको ये तो पता है कि ये बॉन्ड एक्सपेक्टेड से छोटा होगा। अब दिमाग लगाना है, देखूं किसका दिमाग खुला है आज की क्लास में, किसमें ज्यादा छोटा किसमें ज्यादा बड़ा, ये कौन दिमाग लगा सकता है? लेट मी हाइड वट एवर आई हैव रिटन, कहीं आपका दिमाग उसमें उलझ ना जाए, क्योंकि मैंने शायद यहां कुछ और पूछा और अभी कुछ और पूछ रही हूं, तो इसको मत देखना। सबसे छोटा पहला होगा। अब आप एक चीज सोचो, थोड़ा सा शायद रिवर्स गए हैं हम, मतलब इस आंसर में एक बार चेक मार रही हूं आपके आंसर को, ढूंढू कैसे, अप्रोच क्या हो। मुझे ये तो पता है ये एक्सपेक्टेड से तो छोटे हैं, बट अब मामला खराब हो गया, मेरे से कंपैरिजन पूछ लिया। और अगर आप नीट और जेई का पास्ट ईयर्स जब भी देखोगे ना, ये दबा के क्वेश्चंस, और आजकल तो आ भी नहीं रहे क्योंकि इनको बहुत इजी माना जा रहा है, ये बहुत आसान है क्योंकि बहुत आली है। अब मुझे ये देखना है, ये सिंगल बॉन्ड है, कितनी फॉर्म्स में ये डबल बना, कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 3। ये 3 बार डबल बना, एक बार सिंगल बना, कह सकती हूँ ये बात, क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनी, तीनों में क्या आएगा? डबल बॉन्ड इधर आएगा, और एक ओरिजिनल फॉर्म में ये सिंगल बॉन्ड है। सेम हेयर यहां, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन 6 है। वो बात अलग है कि इसमें 3 ही बार है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो 6 बनी टोटल, इधर और इधर। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म? 6। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म? 12। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, उतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसकी तरफ एनकरेज होगा। I cannot give you a formula. I cannot give you percentage, nothing. I can simply give you, जिस एल्कीन में जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स हैं, उतना ही इस डबल बॉन्ड का अपनी जगह पे होना पॉसिबल नहीं है, ये कह सकती हूं। अगर मैंने इस बॉन्ड के बारे में पूछा होता तो अलग जवाब आता है, इस बॉन्ड के बारे में पूछा होता तो अलग जवाब। तो लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन। इफ एवरीबडी एग्रीड टू वन थिंग, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे आप ब्लू बॉन्ड के बारे में बताइए, किसमें सबसे छोटा?
नॉट द ग्रीन ओरिजिनल, नो, ब्लू। थर्ड वाले में 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, 12 बार गायब हुआ है अपनी सीट से ये, 12 बार डबल बॉन्ड अपनी सीट से गायब हुआ है। 12 फॉर्म्स हैं जिसमें ये सिंगल बना है, ये लंबा होगा। थर्ड वाला बॉन्ड सबसे लंबा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 12 बार मिस हुआ है अपनी जगह से, और यहां पर कितनी बार मिस हुआ है? 6 बार। यहां सिर्फ 3 बार, 3 ही बार मिस हुआ, बाकी टाइम यहीं बैठा रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा। इसको आप अपनी कॉपी में कैसे लिखें बिना इधर उधर के इन्फ्लुएंस के? राइट इट। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ का। इसमें आके जान निकलती कि कैसे सोचे, जबकि है कुछ भी नहीं। तो आप अपनी भाषा में अभी लिख लीजिए कि ये 12 बार अपनी सीट छोड़ रहा है, तो पाई डबल बॉन्ड है ही कहां? 12 बार तो घूमने चला गया, तो ये सिंगल ही रह गया, और ये सबसे लंबा है। क्वेश्चन ये था, ना कि वो जो मैं पहले पूछ बैठी, उसके लिए सही कंपैरिजन था ही नहीं। यू कैन नॉट आंसर दैट। उसके लिए कंपैरिजन अलग होगा। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन उसके लिए मैंने कंपैरिजन गलत दे दिया, विच आई रियलाइज्ड वाइल डिस्कसिंग कि कंपैरिजन ये आपको दिया ही नहीं जा सकता। आपको ऐसा क्लियर कट कंपैरिजन दिया जा सकता है जहां से आप कुछ निकाल सकें, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि आपको आंसर याद करके एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको आंसर प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्शन इज ऑलवेज राइट हियर, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से ये हाइपोकॉन्जुगेशन नाम का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इससे आप सब सही पे पहुंचोगे। तो आपको कंपैरिजन सही देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आप लोगों में से कोई आजकल आ भी रहे हैं ना अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करके, तो मैं रोक रही हूँ, चाहे वो नॉमेनक्लेचर हो चाहे ये हो, बिकॉज अभी आप क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकते। थोड़े और दिन बाद बिंदास क्रिएट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे और इफेक्ट हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये आपकी कॉपी में आए तो आप कभी इस पार्ट में आई होप परेशान ना हो। अविनाश, एनीथिंग यू वांट टू से? आपका माइक बार बार ऑन होना है। हाँ बोलो। मैम, जो पहला केस था आपने जब सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया, हम उसमें तो नहीं नहीं, वही कंपैरिजन मैं नहीं कह कर रही हूँ। अभी सकते? अभी अविनाश, अविनाश, दिस केस इज नॉट राइट टू कंपेयर सिंगल बॉन्ड। आई गेव द रॉन्ग नैरेटिव, रॉन्ग क्वेश्चन। अगर मेरे को सिंगल बॉन्ड लेंथ पूछनी होगी, आपको डीपीपी मिल चुकी है, उसमें पूछ चुकी हूँ। आज टाइम नहीं है इतना कि मैं और पूछूं जो कमिटेड टाइम है, लेकिन ये क्वेश्चन में मैं आपसे सिंगल बॉन्ड वाला पूछ ही नहीं सकती। ये सही कंपैरिजन नहीं था। मैम, पर हम इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जैसे अगर 3 अल्फा है तो इतनी इतनी बार डबल आएगा, उतनी बार सिंगल आएगा, सेकंड में उतनी बार सिंगल आएगा, उतनी बार डबल बेटा आएगा, तो सेम आ ऐसे रहा है ना कंपेयर इस नहीं कर वाले सकते? बॉन्ड में, देखो तो। दिक्कत तो वही होगी, मेरे को तीनों नहीं मैं एक साथ ला पा रही थी। हम नहीं, तीसरे में सेकंड केस में सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब दूसरी साइड डबल बॉन्ड जाएगा तो उस पे भी तो सिंगल ही रहेगा तभी भी। एग्रीड। व्हाट अबाउट तीसरा केस? हंसती तो वहां हूं। हम तीसरे केस में जैसे अगर हमने सबसे लेफ्ट मोस्ट ले लिया मैंने हाइड्रोजन वाला, उसके अंदर देखो बाकियों मेरे में जब डबल बॉन्ड होएगा तब उस पे सिंगल रहेगा, तो सबसे अविनाश ज्यादा सुनो, उसमें आ जाएंगे। अविनाश सुनो सुनो सुनो, मुझे जब इस बॉन्ड के बारे में बात करनी है ना, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए क्लैरिटी से कि ये उधर कितनी बार जा रहा है। मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए डबल बॉन्ड इधर कितनी बार आ रहा है। दोनों में 3 बार आ रहा है यार, समझो इस बात को। उसके लिए कंपैरिजन ही करेक्ट नहीं दिया मैंने। अच्छा। राइट। मैं इस बात से बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकती किसी और पे भी जा रहा है, किसी और का मुझे नहीं करना। सो दैट कंपैरिजन वाज रॉन्ग, उसके लिए एग्जाम्पल वाज रॉन्ग। आएगा वो भी, आज का टेस्ट तो दो, डीपीपी तो करो। ठीक है, बिल्कुल आएगा, ऐसे ओके। कैसे नहीं आएगा। टू क्लोज द क्लास प्लीज राइट दिस, and that's all about complete hyperconjugation.